हेलो बच्चों, नीट 2025 का पेपर सबको पता कैसा है। फिजिक्स सबको पता है डिफिकल्ट है, सबका यही रिव्यू है कि फिजिक्स दी नीट 2025 की डिफिकल्ट है। बट एज अ टीचर या फिर एज अ स्टूडेंट भी कंसिडर करूं, अगर तुम कॉन्सेप्ट के पीछे भागोगे तो क्वेश्चन अपने आप दिमाग में आएगा। ठीक है ना, याद रखना, अगर कॉन्सेप्ट के पीछे भागोगे तो क्वेश्चन अपने आप दिमाग में आएगा। हम अभी कुछ ऐसे क्वेश्चन लेने वाले नीट 2025 के पेपर के जो कॉन्सेप्चुअल वाइज इतने भी डिफिकल्ट नहीं थे, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो। और ये क्वेश्चंस मेरे हिसाब से तो बेसिक एसएल अरोड़ा सीबीएसई से आए हुए हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी आए हुए हैं इसके अंदर। तो वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखो ध्यान से। ओके, क्वेश्चन 1, द रेडियस ऑफ मार्शियन ऑर्बिट अराउंड द सन इज अबाउट 4 times द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ मरकरी। तो रेडियस ऑफ हमें गिवन है, रेडियस ऑफ मार्स इज 4 times रेडियस ऑफ मरकरी। ठीक है ना, ये हमें गिवन है। आगे क्या बोला, द मार्शियन ईयर इज 687 अर्थ डेज। तो टाइम ऑफ मार्स इज 687 अर्थ डेज। So we know that this relationship के टाइम स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। पढ़ा हुआ है सबने, ग्रेविटेशन केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर्स लॉ के अंदर पढ़ा हुआ है। ओके, देखते हैं फिर इसके अकॉर्डिंग मार्स का कंसीडर करेंगे अपॉन मरकरी का कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर किसके इक्वल, रेडियस मार्स और नीचे रेडियस मरकरी, वही केपलर्स लॉ, उसका होल क्यूब। ठीक है, ठीक है, चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो, इसमें ही कंटिन्यू करते हैं इसी क्वेश्चन को। सो आगे बढ़ जाते हैं। अब हमें क्या क्या गिवन है यहां पर, टाइम ऑफ मार्स हमें गिवन था कितना, 687, और टाइम ऑफ मरकरी हमें निकालना था, इसका होल स्क्वायर। रेडियस ऑफ मार्स इज 4 times रेडियस ऑफ मरकरी, ये हमें गिवन है ना। रेडियस ऑफ मार्स इज 4 times रेडियस ऑफ मरकरी, ये हमें गिवन है। और यहां पर रेडियस ऑफ मरकरी आ गया, केपलर्स लॉ, सो दैट इज 64, राइट। अब ये स्क्वायर वहां जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, 687 डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ मरकरी अराउंड सन। तो क्या आंसर आ जाएगा, देखो ध्यान से, 687 बाय 8। सो अप्रोक्सीमेटली निकालोगे तो इसका आंसर आएगा 86 डेज। तो जो हमारे पास है, जो वैल्यू हमारे पास है उसको मार्क कर देंगे। तो क्या वैल्यू हमारे पास है, देखो ध्यान से, 88 अर्थ डेज। तो आंसर विल बी फर्स्ट 88 अर्थ डेज। इसी तरीके से आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, क्योंकि क्वेश्चंस इतने ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर तुमने ढंग से एसएल भी पढ़ी हो, जो हम सीबीएसई के लिए रिकमेंड करते हैं, तब भी ये क्वेश्चन हो सकते हैं। A uniform rod of mass 20 kg, देखो ध्यान से, a uniform rod of mass 20 kg and length 5 meter leans against a wall, smooth vertical wall। smooth vertical wall है, एक रॉड है जिसका मास है 20 kg और इसकी लेंथ है 5 मीटर। ये वॉल के अगेंस्ट लीन कर रही है, ठीक है ना। और ये वॉल हमारी स्मूथ है विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद दी वॉल, हमें गिवन है। द अदर एंड ऑफ दी रॉड रेस्ट ऑन दी रफ हॉरिजॉन्टल पैच। तो ये रफ हॉरिजॉन्टल पैच है, इसको हम रफ मानेंगे, यानी इसमें हमारा फ्रिक्शन होगा। ठीक है, और ये फ्लोर है, हमें फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। तो अगर मैं इसका बनाऊं एफबीडी, एफबीडी देखो ध्यान से, एफबीडी पे आ जाओ। अब रॉड का यहां पर लगेगा, रॉड का वेट कितना आ गया, 20 जी। यहां पर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन फ्लोर की वजह से, यहां पर लग रही है नॉर्मल रिएक्शन वॉल की वजह से। ये वॉल फ्रिक्शनलेस है, ये फ्लोर फ्रिक्शनलेस नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन 2 ले लेते हैं। अब अगर रॉड को मैं अगर देखूं तो रॉड किस तरफ जाएगी, इस साइड या आगे, यही लीन करेगी ना, तो फ्रिक्शन इस साइड लगना चाहिए, राइट। तो रोटेशनल के अकॉर्डिंग हो सकता है टॉर्क के अकॉर्डिंग। अब टॉर्क कैसे अप्लाई करें इसके अंदर, वो भी देखो। मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं कि ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये सेम क्वेश्चन एसएल में भी है, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इसके अबाउट कैसे टॉर्क लगेगा, पहले हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हैं। पहले हम कंसीडर करते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो जो भी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं उसको लिखो, उसके बाद हम इसको इरेज करेंगे, ठीक है ना। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, इसमें क्या आ रहा है, पहले मैं वर्टिकल वाला ले रहा हूं, N2 शुड बी इक्वल टू W, दैट इज इक्वल टू 20 जी। N2 शुड बी इक्वल टू W, दैट इज 20 जी, राइट, वर्टिकल।
और n1 शुड बी इक्वल टू f हॉरिजॉन्टल इक्वेशन, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। तो हमें अल्टीमेटली f निकालना है, यानी मुझे n1 निकालना है, n1 से मेरा काम हो जाएगा। तो पहले जल्दी जल्दी लिख लो। अब आगे बढ़ते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो इसी में देखो, अब मैं टॉर्क की इक्वेशन लगाऊंगा। टॉर्क की इक्वेशन कैसे कंसिडर करने वाले हैं हम यहाँ पर? टॉर्क की इक्वेशन, अगर मैं इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसिडर करूँ, ये देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है मेरा, तो यहाँ पर W की वजह से हमारी रोटेशन आ रही है, वो भी कौन सी रोटेशन आ रही है? W की वजह से, वेट की वजह से क्लॉकवाइज रोटेशन, और N1 की वजह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो क्लॉकवाइज रोटेशन को नेगेटिव लेंगे। अब W का डिस्टेंस क्या होगा? W का डिस्टेंस ये वाला होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस R क्रॉस F। तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकालेंगे इस वाले ट्राइंगल से। देखना ध्यान से, ये W लग रहा है, ये W लग रहा है, राइट, क्लॉकवाइज रोटेशन। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनने वाला है, और ये पूरा 5 मीटर है, तो ये कितना होगा? 2.5 मीटर, इसका हाफ। और ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला भी एंगल 60 डिग्री होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पर मैं अल्टीमेटली तुम देखो तो ए बी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, क्योंकि ए बी हमारा परपेंडिकुलर फोर्स है, ये आगे क्लॉकवाइज रोटेशन जो W की वजह से आ रहा है। अगर मैं ये वाला कंसिडर करूँ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर? मुझे लगानी है ये वाली चीज, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर यहाँ पर ए बी माना है मैंने, हाइपोटेनस 2.5 है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज sin 60, दैट इज इक्वल टू √3/2। तो ए बी की वैल्यू क्या हो गई? 2.5 √3/2। तो ये हमारा क्लॉकवाइज टॉर्क क्या आ रहा है? -W इंटू 2.5 √3/2 क्लॉकवाइज टॉर्क। जल्दी जल्दी लिख लो, क्योंकि इसके बाद फिर मैं निकालूंगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क N1 की वजह से आ रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क N1 की वजह से कैसे बनने वाला है? देखो ध्यान से, कर रहे हैं इसको इरेज। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क N1 की वजह से कैसे बनेगा, इसको देखो। N1 एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज पॉजिटिव, N1 साथ में ये रहेगा इस बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बड़ा ट्रायंगल लेंगे, ये पूरा 5 है, ठीक है ना, ये पूरा 5 है, और यहां से हम इसकी वैल्यू निकालने वाले हैं, ठीक है, 60 डिग्री। तो क्या लेके वाले? N1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, N1 इंटू ये N1 जा रहा है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस x मानते हैं, अगेन परपेंडिकुलर ये इस बार जो हमारा चल रहा है ये 60 डिग्री एंगल, ये 5, और हमें निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला, राइट। तो इस बार जो हमारी आ रही है वो आ रही है बेस। ढंग से देखो एक बार, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आने वाला, ये टॉर्क है N1, और इसकी वजह से हमारा आ रहा है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारा क्या आ रहा है? बेस। तो बेस बाय हाइपोटेनस इज cos 60, cos 60 1/2 है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5/2, 2.5। अब दोनों टॉर्क इक्वेट कर देंगे तो क्या आंसर आएगा? देखो ध्यान से, W इंटू 2.5 √3/2, नेगेटिव जाके वहां चला जाएगा, इंटू 2.5। तो W तुम्हें पता है 20G है, और G के लिए हमें यहाँ पर 10 लेने को बोला है। क्या आंसर आएगा? 100√3। क्या आ रहा है? 100√3। N1 की वैल्यू क्या आ रही है? 100√3। और यही तो हमारा फ्रिक्शन था, N1 ही तो फ्रिक्शन के इक्वल था, तो इसका आंसर क्या हुआ? सेकेंड पार्ट 100√3। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग अराउंड द ओरिजिन विद अ कांस्टेंट फोर्स f। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग अराउंड द ओरिजिन विद अ कांस्टेंट फोर्स f, ठीक है ना। और वो जो f फोर्स है पुल कर रहा है पार्टिकल को, ये पार्टिकल है अंदर की डायरेक्शन में, तो कौन सा फोर्स होता होगा? ये f सेंट्रीपिटल फोर्स है ना। जिस भी फोर्स से कोई भी सर्कुलर मोशन मेंटेन हो, वो कौन सा मोशन है? सेंट्रीपिटल फोर्स। If Bohr model is used to describe this motion, the radius r of nth orbit and particle speed v in the orbit depend on n as, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू पता हमें mv²/r, सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू पता हमें mv²/r, जो पार्टिकल का मूव कर रहा है, राइट। A particle of mass m is moving around the origin with a constant force। अब यहां पर अगर मैं v की वैल्यू निकालूं तो क्या बन जाएगा? Fr/m का रूट, ये आ गया v की वैल्यू, ठीक है। अब हमें बोर मॉडल की बात कर रहे हैं, तो कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो बोर रेडियस लगता है उसके अंदर, और हमारा क्या था कॉन्सेप्ट? यहां पर क्या कॉन्सेप्ट था? mvr इज इक्वल टू nh/2π, पढ़ा हुआ है ना ये। एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, यही था, इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो बोर चला था आगे।
तो यहां पर अगर मैं वेलोसिटी की वैल्यू पुट करूं तो हमारा एक रिलेशनशिप बन सकता है ना, हमारा फिर एक रिलेशनशिप बनता है वेलोसिटी का रेडियस का रिलेशनशिप बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू n। तो ये r की पावर 1/2, ये r की पावर 1, ठीक है। तो r की पावर 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2 m रूट m nh बाय 2 पाई। तो तुम नोटिस करो कि r की पावर 3/2 इज प्रोपोर्शनल टू n है, या फिर r प्रोपोर्शनल टू n की पावर 2/3। तो ये r का तो रिलेशनशिप आ गया n की पावर 2/3, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, थर्ड ऑप्शन पे जा सकते हैं हम। पर हम वेलोसिटी का भी निकालते हैं, तो वैसे जरूरत ही नहीं है निकालने की, पर फिर भी निकाल देते हैं वेलोसिटी का भी क्या रिलेशनशिप है। वेलोसिटी जो है वो r के 1/2 से प्रोपोर्शनल है, r के रूट से, है ना। यानी इसको अगर मैं रूट लूं तो जल्दी जल्दी लिख लो, r का रिलेशनशिप आ चुका है n के एस्पेक्ट में। हमने यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगाया, उसको हमने पुट करा NH बाई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई एंगुलर मोमेंटम। तो ये बेसिक फॉर्मूले तो पड़े हुए हैं ना। आगे बढ़ते हैं हम, तो देखो हमारा r का रिलेशनशिप क्या आया, r का रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू n इज 2/3। अब मुझे पता है कि r जो है r की पावर 1/2 इज v। तो अगर मैं यहाँ पर 1/2 लगा दूं, देखो ध्यान से, अगर r की पावर मैं 1/2 लगा दूं और n की पावर भी 1/2 लगा दूं, तो ये रिलेशनशिप वेलोसिटी का बन जाएगा, है ना। तो ये 2 से 2 कटा, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आया, वेलोसिटी का रिलेशनशिप n की पावर 1/3, जो परफेक्टली हमें थर्ड ऑप्शन देता है। दोनों में आंसर करेक्ट, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब फिजिकल एरर्स का क्वेश्चन, बेसिक एरर्स, यूनिट्स एंड डायमेंशन, है ना, जो अभी हमारा चल ही रहा है ऑलरेडी। अब फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड टू फोर ऑब्जर्वेशन A, B, C एंड D एज फॉलोज, ठीक है। क्या ऑब्जर्वेशन है, A का क्यूब, B का स्क्वायर, C रूट D। द परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट इन A, B, C एंड D, हमें परसेंटेज एरर A का, B का, C का, D का गिवन है। क्या परसेंटेज एरर गिवन है, A का 1%, B का 3%, C का 2%, D का 4%। द परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी P, तो सबको पता है परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या है, क्या रहेगा, पावर नीचे आएगी इनटू परसेंटेज एरर इन A प्लस पावर नीचे आएगी इनटू परसेंटेज एरर इन B प्लस पावर, इसकी C की तो पावर है ही नहीं, है ना, परसेंटेज एरर इन C प्लस 1/2 इंटू परसेंटेज एरर इन D। तो 3 इंटू A का परसेंटेज एरर कितना है 1, 2 इंटू B का परसेंटेज एरर कितना है 3, C का परसेंटेज एरर 2 और D का है 4। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गया, अगर जिसको अच्छे से ये वाली चीज क्लियर है। कितना आंसर है 13%। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो हमारा, थर्ड। ये नीट 2025 के कुछ इजी क्वेश्चन मुझे लगता है होने चाहिए, जो तुम कर सकते हो अगर तुमने ढंग से कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, द सन रोटेट्स अराउंड इट्स सेंटर, सन जो है अपने सेंटर के अराउंड रोटेट कर रहा है, सबको पता है रोटेट करता है इन 27 डेज। तो पूरी 1 कंप्लीट रोटेशन ले रहे हैं सन 27 डेज में। व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इफ सन वर टू एक्सपैंड ट्वाइस इज प्रेजेंट रेडियस, यानी अभी प्रेजेंट रेडियस को हम r मान लेते हैं, अब सन एक्सपैंड हो गया अपने डबल रेडियस में, तो कुछ ना कुछ तो फर्क आएगा। 27 दिन में अगर ये वाला सन ले रहा है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन अपना करने में, तो डबल रेडियस में इसका जो भी कंप्लीट रेवोल्यूशन थोड़ी चेंज होने वाली है, राइट। तो क्या बोला गया हमें कि अब निकालो सन का, assume sun to be a sphere of uniform density and we have to find the how many days in which it revolved around its own radius। तो यहां पर देखो बॉडी बढ़ रही है, जब भी बढ़ती है उसका मतलब क्या होता है कि उसका रेडियस बढ़ने का मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है, राइट। तो यहां पर हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है, अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा होगा तो ओमेगा कम हो जाएगा। तो यानी कौन सा कॉन्सेप्ट चला, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस। अब स्फीयर की बात कर लेते हैं। स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr² अबाउट इट्स ओन एक्सिस, वो भी सॉलिड स्फीयर का, राइट, पढ़ा हुआ हमने। तो इसका I1 कितना हुआ 2/5 mr²। ओमेगा 1 कितना है, बताओ ओमेगा 1। ओमेगा 1 का मतलब क्या होगा, यहाँ पर ओमेगा कैसे लगाएंगे, 2π/T1 लगा सकते हैं ना यहाँ पर। I2 अब हमारा यहाँ पर रेडियस कितना हो गया, डबल हो गया, तो 2r का होल स्क्वायर इंटू 2π/T2। निकालना क्या है T2, यानी कितना टाइम लगेगा अपनी रोटेशन कंप्लीट करने में। 2π से काटो, ये चीज है, r² से r² कट जाएगा, ये 2 का 4 बन गया, 2π से 2π कट गया,
तो 1/T1 इज इक्वल टू 4/T2, और यहां पर एक 4 आ रहा है और एक T2, ठीक है। T1 की वैल्यू कितनी है फिर 4 इंटू 27 कितना हो जाएगा 108 डेज, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, लगेंगे इसको अपनी रोटेशन को कंप्लीट करने में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन सम एप्रोप्रिएट यूनिट्स द टाइम t, पोजीशन x एंड रिलेशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाय दिस। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है, x की मदद से एक्सेलरेशन निकालना, चैप्टर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यही पढ़ा हुआ हमने कि वेलोसिटी क्या होती है, यहां पर वेलोसिटी हमारी होती है dx/dt और एक्सेलरेशन क्या होता है dv/dt, यानी डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन हमें देता है एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो यहां पर देखो एक चीज, वेलोसिटी इज dx/dt एंड एक्सेलरेशन इज dv/dt, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इस इक्वेशन को लेते हैं, पहले कंसीडर करते हैं t = x² + x, हमें निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो ये ऑप्शन है एक्सेलरेशन के। तो वी विल डेरिवेटिव दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 1, यहां पर आ जाएगा 2x, फिर x का डेरिवेटिव इज dx/dt, फिर यहां पर x का डेरिवेटिव dx/dt, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं ना, और dx/dt क्या होता है वेलोसिटी, यहां पर भी dx/dt वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहा है, तो इसलिए वेरिएबल चेंज होने पर x का डेरिवेटिव यहां 1 नहीं होने वाला, dx/dt रहेगा, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो यहां से हम वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2x + 1, v कॉमन आया, तो वेलोसिटी की वैल्यू होगी 1/2x + 1 = v। जल्दी लिख लो इसको। अब हम वेलोसिटी की इक्वेशन से डेरिवेटिव करेंगे वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगेन निकालेंगे एक्सेलरेशन, डायरेक्टली पुट करते हैं, ठीक है। अब मैं रेस करो ये चीज, देखो ध्यान से, वेलोसिटी की इक्वेशन आ चुकी है 1/2x + 1, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या बन जाएगा एक्सेलरेशन, 1 का डेरिवेटिव 0, u/v रूल है ना, क्वोशिएंट रूल, डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस डिनोमिनेटर डेरिवेटिव 2, न्यूमरेटर एज इट इज, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, राइट, पढ़ा हुआ ये सबने। क्या आंसर आ रहा है -2/2x + 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया एक्सेलरेशन की वैल्यू, ठीक है। एक मिनट, एक और चीज देखो, यहां गलती हो गई है, क्या गलती हो गई है, 2x + 1, जब मैं 2x + 1 का डेरिवेटिव कर रहा हूं, डिनोमिनेटर का जब मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं, तो डिनोमिनेटर डेरिवेटिव के टाइम पे हम 2 तो एज इट इज रखेंगे, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dx/dt, और 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है ना। तो क्या आ गया -2, और dx/dt क्या होता था वेलोसिटी, 2x + 1 का होल स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन का आंसर तो आ गया, बट एक्सेलरेशन के आंसर में v तो कोई दिखाई नहीं दे रहा मुझे, तो हम ये v की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ना, तो आंसर आ जाएगा। अगर मैं v की वैल्यू 1/2x + 1 यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या आ जाएगी एक्सेलरेशन की वैल्यू, -2/2x + 1 का होल स्क्वायर, और होल क्यूब, क्योंकि होल स्क्वायर तो ऑलरेडी एक और आ गया होल क्यूब, सो आंसर विल बी आंसर नंबर 2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन को लेते हुए, देखो ध्यान से। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आ जाता है 12th क्लास इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड चैप्टर का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। क्या क्वेश्चन है, 2 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स A and B, 2 आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर A and B have their center separated by distance, some distance मान लेते हैं r, चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज q, इसका चार्ज q है, इसका चार्ज q है, देखो एक मिनट अटक रहा है बार बार, एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्या फोर्स लगेगा इसके बीच में, पता है हमें, सेंटर टू सेंटर तक का डिस्टेंस ये है, फोर्स ऑफ रिपल्शन इज kq²/r², पढ़ा हुआ हमने ये, kq1q2/r², तो kq²/r²। A third identical uncharged conducting sphere is brought in contact with sphere A, तो पहले हम थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर C को स्फीयर A के कॉन्टैक्ट में ला रहे हैं। यहाँ क्या चल रहा है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, और चार्जिंग बाय कंडक्शन में चार्जेस क्या होते हैं, इक्वली जो टोटल चार्ज बनता है, अभी यहाँ पर चार्ज Q है, यहाँ पर चार्ज 0 है, टोटल चार्ज कितना है Q, तो वो इक्वली डिवाइड हो जाता है, दोनों में इक्वली डिवाइड हो गया, यानी इसका चार्ज कितना हो गया Q/2 इक्वली हाफ में डिवाइड हो जाएगा, राइट। चार्जिंग बाय कंडक्शन का कांसेप्ट पढ़ा हुआ है हमने। A third identical uncharged conducting sphere is brought in contact with A, तो हम A के कॉन्टैक्ट में लिख रहे हैं, उससे फिर हमने A और C का चार्ज निकाल लिया।
एंड देन विद वी, अब इसके बाद इसी को थर्ड वाले को ही हम कॉन्टैक्ट में ला रहे हैं बी के। बी का चार्ज क्यू था, इसका चार्ज कितना है Q/2, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 3Q/2 और हाफ ऑफ डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो गया बी का चार्ज और सी का चार्ज 3Q/4 3Q/4। अब हमारे पास ए का चार्ज है Q/2 और बी का चार्ज है 3Q/4। ठीक है, अब क्या बोले, एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, न्यू फोर्स और रिपल्शन निकालना है ए और बी के बीच में। एक ब्रैकेट में कॉन्सेप्ट किया हुआ है, उसका भी हमारा को मेन यूज लेना है। क्या कॉन्सेप्ट है, रेडियाई ऑफ ए एंड बी, जो ए का रेडियस होगा और जो बी का रेडियस होगा, हम इसको मान लेते हैं कुछ भी वैल्यू, आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन द सेपरेशन ऑफ टू चार्जेस। यानी जो रेडियस है इसकी वैल्यू सेपरेशन से बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल है, कम है। इसका मतलब ये होता है कि हम ये पॉइंट चार्जेस कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज पॉइंट चार्जेस कंसिडर नहीं कर सकते थे। तो जल्दी से लिख लो। अब हमें न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन निकालना है। ओल्ड फोर्स ऑफ रिपल्शन तो ये रहा ना, हमें न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन निकालना है ए और बी के बीच में। कैसे निकाले, अब ए का चार्ज आ चुका Q/2, बी का चार्ज है 3Q/4, तो न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन कैसे निकालेंगे, देखो ए का चार्ज था Q/2, बी का चार्ज, ए का चार्ज कितना था Q/2 और बी का चार्ज कितना आ चुका है 3Q/4। तो फोर्स क्या होता है K Q/2, ए का चार्ज 3Q/4, बी का चार्ज अपॉन R², KQ² अपॉन R², साथ में क्या बच रहा है 3/8। तो ये न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन है। तो तुम नोटिस करो, जो न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन है दैट इज इक्वल टू F टाइम्स, इसकी वैल्यू F थी ना 3/8, तो न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन इज F टाइम्स 3/8, आंसर नंबर 4। ठीक है, तो अभी से रिलेटेड करते हैं आगे के क्वेश्चंस। देखो नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल डायमेंशन, वर्नियर कैलिपर, कंसिडर डायमीटर ऑफ। इसको आइडिया एक बार थोड़ा सा पहले फॉर्मूलास देख लेते हैं कि लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है। ये मैंने अपनी पहले की वीडियो में भी समझाया हुआ कॉन्सेप्ट वर्नियर कैलिपर का, तो देखना चाहो तो देख सकते हो। लीस्ट काउंट का कॉन्सेप्ट क्या है, लीस्ट काउंट का कॉन्सेप्ट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन इंटू 1 माइनस m/n वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है ना, यहाँ पर जो ऊपर होता है m वो होता है मेन स्केल का और ये होता है वर्नियर स्केल का, ये लीस्ट काउंट का फॉर्मूला। और जो रीडिंग का फॉर्मूला निकालना होता है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो अपनी वीडियो, जिसकी इसके बेसिस पे पूरी लेक्चर रिकॉर्डेड है, वो देख लेना। टोटल रीडिंग होती है MSR प्लस VSR, और अगर कोई जीरो एरर है तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव जीरो एरर तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट होगा, नेगेटिव जीरो एरर ऐड हो जाएगा, वो भी बताया हुआ मैंने अपने लेक्चर में। ठीक है ना, ओके शुरू करते हैं अब। कंसिडर द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, डायमीटर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का निकालना है वर्नियर कैलिपर की मदद से, इसी के लिए काम आता है वर्नियर कैलिपर। सपोज इट्स 10 वर्नियर स्केल डिवीजन VSD आर इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। तो हमें क्या गिवन है 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD। तो ये m की वैल्यू 9 हो जाएगी जो मेन स्केल डिवीजन है, और ये वाली होगी वर्नियर स्केल डिवीजन 10, 9/10 आ गया। ठीक है, और हमें लीस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, तो मेन स्केल की डिवीजन जो लीस्ट होती है उसको हम 1 मेन स्केल डिवीजन कहते हैं, उसकी वैल्यू गिवन है 0.1 सेंटीमीटर में। और 0 ऑफ वर्नियर स्केल इज एट x इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर व्हेन द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर आर क्लोज्ड। नॉर्मली जब जॉज क्लोज होने चाहिए तब 0 से मैच करना चाहिए मेन स्केल का वर्नियर स्केल से, पर यहाँ पर 0 मैच नहीं कर रहा, 0.1 सेंटीमीटर का गैप रह रहा है, और यह पॉजिटिव जीरो एरर रहेगा, तो ये जीरो एरर हो गया बेसिकली। तो जीरो एरर क्या हो गया, जिसको ये आइडिया है उसको समझ आ रहा है 0.1 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है, इफ मेन स्केल रीडिंग ऑफ द डायमीटर इज 5, तो ये मेन स्केल रीडिंग हो गई। टोटल रीडिंग में जो मेन स्केल रीडिंग है उसकी वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर। मेन स्केल रीडिंग टोटल जो गिवन है वो 5 सेंटीमीटर है। अब वर्नियर स्केल रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, वर्नियर स्केल रीडिंग का फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग। कोइंसाइडिंग गिवन है, लीस्ट काउंट को निकालेंगे हम। कोइंसाइडिंग का गिवन है हमें, कोइंसाइडिंग गिवन है वर्नियर स्केल का कितना 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये मेन फॉर्मूला यूज करने वाला, उसमें वैल्यू पुट करूंगा, आंसर आ जाएगा। जल्दी जल्दी लिख लो। तो शुरू करते हैं अब, ठीक है ना। सबसे पहले लीस्ट काउंट निकालते हैं, देखो ध्यान से। पहले हम लीस्ट काउंट निकाल रहे हैं यहाँ पर नीचे। लीस्ट काउंट 1 मेन स्केल डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर में है, इंटू 1 माइनस मेन स्केल का रीडिंग। मेन स्केल कितना मैच कर रहा है 9 अपॉन वर्नियर स्केल 10, 10 माइनस 9 इज 1/10, तो 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा। 1/10 0.1 है ना, लीस्ट काउंट आ गया। अब मेन स्केल रीडिंग कितनी है 5 सेंटीमीटर में। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होता है, लीस्ट काउंट की वैल्यू इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन।
है ना, माइनस 0.1 अब आंसर आ जाएगा हमारा 5 प्लस 0.08 माइनस 0.1। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। फाइव 5.08 माइनस 0.1, 5.08 0.1 से ट्राइट कर रहे हैं तो 8 माइनस 0 यहाँ पर आ जाएगा 4, 10 माइनस 9, 4.98, 3 आंसर 4.98। ठीक है, क्लियर हो गया, ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अब आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अगेन मोशन इन स्ट्रेट लाइन का टॉपिक है, रिलेटिव वेलोसिटी का। टू सिटीज एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड बाय रेगुलर बस, सिटी एक्स सिटी वाई कनेक्टेड बाय रेगुलर बस विद बस सर्विस लिविंग इन आइदर डायरेक्शन। आइदर डायरेक्शन यानी एक्स से भी बस जा रही है, वाई से भी बस जा रही है। इन टी मिनट्स, ये बस एक्स से जब जाएगी टी मिनट लेगी, ये बस वाई से जब जाएगी ये भी टी मिनट लेगी टाइम। ठीक है ना, मतलब लिविंग टाइम है इसका। अ गर्ल इज ड्राइविंग स्कूटी विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन डायरेक्शन एक्स टू वाई। तो गर्ल है, ये स्कूटी चला रही है एक्स टू वाई डायरेक्शन में और इसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। ये गर्ल की स्पीड है, एग्जैक्ट गर्ल की स्पीड। अब क्या बोल रहे हैं, notices girl notices that a bus goes past her every 30 minutes in the direction of her motion। यानी अगर गर्ल जा रही है इस डायरेक्शन में तो बस भी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो 60 मिनट्स के गैप में गर्ल बस को ओवरटेक करती है। notices that bus goes past her, बस आगे जा रही है गर्ल के एवरी 60 मिनट्स में जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंड एवरी 10 मिनट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जब गर्ल ऑपोजिट डायरेक्शन में गर्ल तो इसी डायरेक्शन में जा रही है, बस ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो एवरी 10 मिनट्स में जा रही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ बस एंड स्पीड ऑफ बस। तो स्पीड ऑफ बस को बोला हुआ कांस्टेंट अज्यूम करो, तो गर्ल की स्पीड भी कांस्टेंट है, बस की स्पीड भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट स्पीड में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लिखती है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का। तो अब हम करते हैं इसको स्टार्ट। देखो पहला केस, एक मिनट, ये देखो हम बस की स्पीड को v मान लेते हैं, स्पीड ले लेते हैं बस की v। ठीक है, डिस्टेंस इसके बीच का ले लेते हैं स्मॉल d, डिस्टेंस इनके बीच का कितना हो गया स्मॉल d। अब आगे देखो, क्वेश्चन सबको समझ आ गया, अब देखते जाओ। ये बस की डायरेक्शन स्पीड v से चल रही है, ये गर्ल की डायरेक्शन जब सेम डायरेक्शन में जा रही है गर्ल और बस, गर्ल की 60 किलोमीटर पर आगे स्पीड से। पहले हम बस के लिए अप्लाई करते हैं क्वेश्चन, डिस्टेंस बस का स्पीड मैंने v माना था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम बस का क्या हो जाएगा t मिनट्स है ना टाइम, बस का टाइम कितना हो जाएगा t/60 आवर्स में, बिकॉज हमें सब कुछ किलोमीटर पर आवर में गिवन है तो वही मानते हैं। डिस्टेंस बस का मैंने माना x टू y का, x से लेकर y सिटी का डिस्टेंस मान लिया d। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, स्पीड ऑफ बस स्पीड ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम t/60 ऊपर चला गया। ठीक है, क्लियर। अब हम गर्ल की बात करते हैं सेम डायरेक्शन में, गर्ल की बात करते हैं जब गर्ल इसी डायरेक्शन में जा रही है, गर्ल तो एक्स टू वाई जा रही है, गर्ल तो एक्स टू वाई जा रही है। ठीक है, तो गर्ल की रिलेटिव वेलोसिटी रहेगी। अब गर्ल की वेलोसिटी विल बी रिलेटिव, जो हम बोल रहे हैं ना कि गर्ल पास कर रही है या फिर बस पास कर रहा है गर्ल को, यानी रिलेटिव मोशन चल रहा है, तो गर्ल की रिलेटिव वेलोसिटी इन दी सेम डायरेक्शन विल बी v - 60। पता है सबको ये चीज, सेम डायरेक्शन में माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस, ये भी पढ़ा हुआ है हमने। गर्ल ने कितना टाइम लिया जब सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो 30 मिनट्स, 30 मिनट्स इज 1/2 आवर्स, है ना। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस तो सेम ही कवर कर रहा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 1/2 इज ऊपर 2d। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में देखो, बस ऐसे जा रही है पर गर्ल अभी भी x टू y जा रही है। अगेन मैं गर्ल की निकाल रहा हूं यहाँ पर कंडीशन, तो गर्ल की इस बार स्पीड हो जाएगी v+60, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी प्लस हो रही है, पता है सबको। और टाइम कितना बोल रहा है, एवरी 10 मिनट्स, 10/60 1/6 आवर्स। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 1/6 60 आ गया। तो इन दोनों इक्वेशन को यूज करके एक बार हम निकाल देते हैं यहां से d और v की वैल्यू, d और v की वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है ना, v - 60 इज इक्वल टू 2d, v+60 इज इक्वल टू 6d। सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, कट गया ये, सब्ट्रैक्ट -120 सब्ट्रैक्ट -4d, तो डिस्टेंस कितना आ गया 30 किलोमीटर, किलोमीटर में सब कुछ ले रखा है।
अब डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में आ गया, डिस्टेंस के लिए पुट कर दो यहाँ पर कहीं, यहीं पर निकाल दो, v आ जाएगा, है ना। तो v माइनस 60 इज इक्वल टू 2 इंटू 30, 60 हो गया। तो v कितना आ गया 120, यानी v किसका था, v था स्पीड ऑफ बस, बस की स्पीड आ गई 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, बस की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर आ चुकी है और डिस्टेंस आ चुका। तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था बस का स्पीड और बस का टाइम, ठीक है ना। तो देखो बस की स्पीड आ गई हमारे पास 120 किलोमीटर पर आवर। अब बस का टाइम कैसे निकाले, बस वाली इक्वेशन में डाल देते। बस वाली इक्वेशन क्या थी, बस वाली इक्वेशन ये थी स्पीड बस की डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना था बस का t/60, स्पीड 120 है, t इंटू 60 बाई टाइम। अब टाइम निकल जाएगा, डिस्टेंस तो पता लगी क्या, 30 इंटू 60 अपॉन टाइम। फिफ्टीन मिनट्स, तो टाइम आ रहा है 15 मिनट्स और स्पीड आ रही है 120 किलोमीटर पर आ, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, बस का ही निकाला है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अब, नेक्स्ट क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ टू सिमिलर कार्स ए एंड बी आर 100 जूल्स एंड 225 जूल्स। कार ए है, कार बी है, ऑफ टू सिमिलर कार्स, सिमिलर कार्स का मतलब मास सेम रहेगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ए की कितनी है 100 जूल्स और वेलोसिटी ए की, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी बी की, काइनेटिक एनर्जी बी की 225 जूल्स। वेलोसिटी अलग होगी तभी तो पहले सेम अलग आ रही है, वरना सिमिलर बॉडी है तो मास तो सेम ही है। ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स कार ए स्टॉप्स आफ्टर 1000 मीटर एंड कार बी स्टॉप्स आफ्टर 1500 मीटर। तो देखो क्या हो रहा है, वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, ये तो पढ़ा ना वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला लगाएंगे, हमें निकालना है रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ ए अपॉन फोर्स ऑफ बी। ये हमारा फोर्स लग रहा है जो ब्रेक लगाने में आ रहा है। तो वर्क डन क्या होता है, अभी मैं एक इक्वेशन लगा रहा हूं, फोर्स ऑफ ए, डिस्टेंस ऑफ ए, ये होता है ना वर्क डन, और डिस्टेंस ऑफ ए कितना है वो भी गिवन है 1000 मीटर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो 0 हो जाएगी बिकॉज स्टॉप हो गया, इनिशियल गिवन है, इनिशियल ए की 100 है, ठीक है ना। तो फोर्स ऑफ ए कितना आ गया, अब ये तो पहली इक्वेशन बन गई। अब सेकंड इक्वेशन लगा रहा हूं, फोर्स ऑफ बी इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी और उसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी भी काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी बिकॉज फाइनल 0 है। क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल ना, फाइनल 0 इनिशियल ये नहीं, माइनस माइनस आ जाएगा और क्या होगा ऐसा माइनस माइनस कट जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं, एफ ए इंटू डिस्टेंस से कितना है 1000 मीटर अपॉन एफ बी इंटू डिस्टेंस की बी कितना है 1500 मीटर इज इक्वल टू 100 बाय 225, ठीक है ना। काटो इसको, काटो, 5 3 15 00 एक 0 से और कट गया, 5 4 20 45। क्या क्या बन रहा है फिर, एफ ए बाई एफ बी, हमें एफ ए बाई एफ ई बी निकालना है, नीचे 30 आ रहा है, 30 बाय 45, 30 ऊपर चला गया 45 नीचे है, 5 से काटो, 6 से काट दो, 5 से काट दो, 5 से 30, 9 जा 2/3 ऑप्शन है, यस 2/3 ऑप्शन सेकंड पार्ट, फोर्स का रेशियो लिख लो जल्दी से। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, अ बॉब ऑफ हैवी मास m इज सस्पेंडेड, अगेन वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगी, वर्टिकल सर्कल दिख रहा है, अ बॉब ऑफ हैवी मास m इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, द बॉब इज गिवन अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v0 एट द बॉटम, देखो बॉटम पे है, इफ स्ट्रिंग गेट्स स्लैक्ड एट सम पॉइंट p, तो सम p पॉइंट पे स्ट्रिंग टूट रहा है, तो स्ट्रिंग की टेंशन 0 हो जाएगी, मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, द रेशियो ऑफ स्पीड v एट पॉइंट b, तो p पॉइंट पे स्पीड v है, 2 इज इनिशियल वेलोसिटी v0, v बाय v0 निकालना है, फिगर देखो, v0 बॉटम पॉइंट, p पॉइंट वेलोसिटी v, o l थीटा। तो पहले P पॉइंट पर बनाता हूं मैं FBD, P पॉइंट का FBD देखो, P पॉइंट का FBD ये लग रही है mg
ये लग रहा है टेंशन, टेंशन mg, टेंशन mg। अब मैं mg को रिजॉल्व करता हूँ, ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया। mg को रिजॉल्व करते हैं एक बार, mg यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा, है ना, ये और ये ठीक है। mg यहाँ पर आ गया, ये 90 माइनस थीटा एंगल है, थीटा एंगल है, तो ये बन गया mg cos थीटा और ये बन गया mg sin थीटा। तो हम अंदर वाले फोर्सेस की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, t प्लस mg sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। पता है सबको, सेंटीमीटर फोर्स लगा दिया ना, t प्लस mg sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। अब टेंशन जीरो हो रही है बिकॉज स्लैक कर रहा है, तो mg sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर, m से m कट गया, है ना। तो यहाँ से v की वैल्यू तो आ गई rg sin थीटा का रूट, v की वैल्यू तो आ गई rg sin थीटा का रूट, v की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ रूट rg sin थीटा। तो हमने p पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल दी, है ना। अब हम v नॉट की वैल्यू निकालेंगे, फिर आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, एक तो हमारा चल रहा होता है FBD जो हमने पढ़ा हुआ फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में, और दूसरा चल रहा होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे बॉटम पॉइंट और p पॉइंट पे, काइनेटिक में पोटेंशियल, काइनेटिक में पोटेंशियल। जल्दी लिखो इसको पहले, rg sin थीटा याद रखना, रूट rg sin थीटा, ठीक है। अब आगे देखो, अब काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बॉटम पॉइंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट p पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी एट p पॉइंट। काइनेटिक एनर्जी बॉटम पॉइंट पे तो हाफ mv स्क्वायर है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है बिकॉज लेंथ ही खत्म है। काइनेटिक एनर्जी p पॉइंट पे कितना है, p पॉइंट पे हाफ m v स्क्वायर, और v स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी rg sin थीटा, क्योंकि v क्या था रूट rg sin थीटा, v स्क्वायर इज rg sin थीटा। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh। h में पूरी लेंथ आ रही है, जिसमें क्या क्या आ रहा है, एक तो l आ रहा है और ये लेंथ निकालनी पड़ेगी। इसको निकाल लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, इस फॉर्मूले में ये हो जाएगा हमारा l, ये बेस है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या निकालेंगे l sin थीटा, l sin थीटा तो आएगा, परपेंडिकुलर बाय हिपोटेनस इज इक्वल टू sin थीटा, तो l sin थीटा, तो l प्लस l sin थीटा, ये बन गया हमारा पूरी हाइट। मास सबसे कॉमन लेके हट जाएगा। अब यहाँ से हम v नॉट की वैल्यू निकालने वाले हैं, हाफ v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ rg sin थीटा प्लस gl प्लस gl sin थीटा। और ये rg sin थीटा भी l ही तो है, l ही तो है, क्योंकि रेडियस तो l ही है। ये हाफ gl sin थीटा, ये gl sin थीटा तो इक्वल है, क्या हो जाएगा लाइक टर्म्स, हाफ और 1 इज 3/2। पहले इसको इतना लिख लो, क्या बन रहा है फिर, हाफ v नॉट स्क्वायर हाफ 3/2 gl sin थीटा प्लस gl कॉमन ले लेंगे, है ना, क्या बन जाएगा, gl कॉमन ले लो सिर्फ, क्या बन गया 3/2 sin थीटा प्लस 1 इंटू 2 और v नॉट स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसका भी रूट ले लेना, तो यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं, v नॉट, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन बन रहा है ना। तो देखो अब हमें v बाय v नॉट निकालना है, v बाय v नॉट, v की वैल्यू क्या थी, gl sin थीटा, gr sin थीटा, rg sin थीटा, वो भी किस में, रूट में, इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है रूट में, gl 3/2 sin थीटा प्लस 1 इंटू 2, है ना। तो कुछ देखो कैसा बनेगा, रूट gl से रूट gl तो कट ही जाएगा, ऊपर रूट sin थीटा आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है 3 sin थीटा प्लस 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बन रहा है फोर्थ पार्ट, देखो ध्यान से, sin थीटा न्यूमरेटर में, नीचे 3 sin थीटा प्लस 2, एलसीएम लेके कट जाएगा 2, राइट, फोर्थ पार्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो तो ये कुछ हमने 12 क्वेश्चंस का एक पीडीएफ बनाया है, पहले ये 12 क्वेश्चंस कुछ 11th के कुछ 12th के, जो मेरी क्लास में चल रहे हैं अभी, 11th तो हमने पूरी ले ली, 12th में चैप्टर 1 चैप्टर 2 चल रहा है, तो उसके रिलेटेड एक दो क्वेश्चन लिए, तो अभी करते रहेंगे कंटिन्यू। ये भी, अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट 40 मीटर, बॉल ऑफ मास 0.5 kg इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर, 40 मीटर की हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं। द बॉल हिट्स द ग्राउंड, ग्राउंड पे हिट करी एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर तक की हाइट पे ही राइज हुई, इससे ऊपर नहीं जा पाई, रुक गई, क्योंकि जितनी वेलोसिटी से हिट कर रही थी उतनी वेलोसिटी से वापस जाती, जिस वेलोसिटी से जमीन पे हिट करी बॉल उतनी वेलोसिटी से अगर वापस जाती तो उतनी हाइट गेन करती, तो कुछ वेलोसिटी ग्राउंड में कंज्यूम हो गई, वेस्ट हो गई, तो जितनी वेलोसिटी से हिट करी उतनी वेलोसिटी से वापस नहीं गई, उसकी कम वेलोसिटी से वापस गई, तभी 10 मीटर की हाइट गेन करी, इससे ऊपर गेन नहीं हो पाई।
इम्पल्स इंपॉर्टेंट टू द बॉल ड्यूरिंग इट्स कोलिजन विद द ग्राउंड, तो ग्राउंड तक का इम्पल्स निकालना है। जिस वेलोसिटी से ग्राउंड पर जा रही है उसको v1 मान लेते हैं, और जिस वेलोसिटी से ग्राउंड से ऊपर जा रहे हैं उसको v2 मान लेते हैं। नॉर्मली हम इक्वल मानते थे, पर यहाँ पर इक्वल नहीं है, बिकॉज उतनी वेलोसिटी से जाती तो उतनी हाइट पे जा रही होती, राइट। हमें निकालना है इम्पल्स, तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम mv2 माइनस mv1, यानी mv2 माइनस v1, यही होता है इम्पल्स का फॉर्मूला, चेंज इन मोमेंटम, है ना, इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। तो अब हमें v2 और v1 निकालना, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हम ये a कंसीडर कर लेते हैं, b, पहले हम a टू b मोशन कंसीडर करेंगे, ड्रॉप कर रहे हैं बॉल तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। फिर b टू c मोशन कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम a टू b मोशन कंसीडर कर रहे हैं, इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है v1, एक्सेलरेशन है g लेना है 9.8, नीचे जा रहा है, पॉजिटिव लेंगे g। कौन सी इक्वेशन लगाए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू एस, 40 मीटर, ठीक है ना। डेसिमल आया 10 आया, 2 इंटू 4 इज 8 इंटू 98 का रूट, ये आ जाएगा हमारे v1 की वैल्यू, है ना। अभी निकालना पड़ेगा 8 8 64, 8 9 72, 784, 784 किसका रूट है पता होगा, शायद 28 का होता है, चेक कर लो एक बार, 784 शायद 28 का होता है, एटलीस्ट 25-30 तो याद करनी चाहिए, है ना। हाँ ठीक है, 28 का रूट है, तो v1 के लिए 28 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब ऐसी v2 निकालेंगे किसके अंदर, b टू c में, बस खत्म हमारा। c में फाइनल वेलोसिटी रहेगी, बिकॉज उस पर जा ही नहीं पाई, और यहाँ पर हमारी इनिशियल वेलोसिटी v2 हो जाएगी। लिखो जल्दी से लिखो। अब आगे देखो कौन सा मोशन कंसीडर कर रहे हैं, b टू c, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v2, तो फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस v2 का स्क्वायर, इसमें एक्सेलरेशन क्या रहेगी, नेगेटिव, बिकॉज एक्सेलरेशन तो नीचे ही रहती है हमेशा, 2 इंटू माइनस 9.8 इंटू एस यहाँ पर 10 मीटर ही है, माइनस माइनस कट गया, v2 की वैल्यू होगी रूट 196 का रूट क्या होता है हमारा 14, ठीक है। तो v1 आ गया, v2 आ गया, अब तो चेंज इन मोमेंटम, वही तो इम्पल्स है। तो देखो m v2 माइनस v1, m कितना है हमारे पास 0.5 kg, v2 कितना है 14, v1 कितना है 28, ठीक है। वैसे भी नेगेटिव ही आएगा इम्पल्स, 14 हो गया 0.5 इंटू 14, कितना आंसर आ गया 7 न्यूटन सेकेंड इज द इम्पल्स। सो ये कुछ टाइप के क्वेश्चंस थे जो हमने करे हैं नीट 2025 टॉपिक के, इनको रिपीट करो, वीडियो को देखो, ज़्यादा बेटर रहेगा, और टॉपिक के वाइज वीडियो भी अपलोडेड है वो भी देख सकते हो। करते हैं क्लास ओवर आज की, और ख़त्म करते हैं टॉपिक अपना, ठीक है ना।